बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। हमारे घर में मेरी बहू की ये पहली ईद थी, इसलिए मैं गोश्त की तकसीम इसके ज़िम्मे लगा दी। मेरी बहू बेटी जिम्मेदारी से गोश्त की तकसीम करने लगी तो मैं बाहर आ गई। वह जैसे ही बहू की नज़रों से ओझल हुई, इसने फौरन गोश्त में से बकरे का दिल निकालकर एक शॉपर में डालकर अपनी साड़ी में छुपा दिया। ये देखकर मैं चौंक गई। कुछ देर बाद जब हम सब घर वाले अपने कमरों में चले गए, मेरी बहू चुपके से सीढ़ियां चढ़ के छत पर चली गई। मुझे तजस्सुस हुआ कि आखिर मेरी बहू बकरे के दिल के साथ क्या करने जा रही है, लिहाजा मैं भी इसके पीछे चल पड़ी। जो ही मैं हाँफती कांपती छत पर पहुंची, मैंने देखा कि मेरी बहू ने गोश्त के चॉपर के साथ एक मोटा पत्थर बांध दिया, और ये देखकर तो मैं घबरा कर नीचे हुई, चूंकि इसने वो शॉपर घुमाकर मेरी तरफ फेंक दिया। मेरा नाम फायजा था और मेरे 3 बच्चे थे, 2 बेटियां जबकि एक बड़ा बेटा। जब मेरी बेटी की नई नई जॉब लगी तो मुझे शौक होने लगा कि मैं अपने बेटे की मंगनी कर देती हूँ, क्योंकि मेरी दोनों बेटियां बहुत कम उम्र थीं, जबकि काफी अरसे से मेरे घर में कोई खुशी नहीं हुई थी। इसलिए मुझे शौक था कि मेरे घर में भी कोई छोटा मोटा फंक्शन हो। इसलिए मैंने अपने शौहर से कहा कि हम अपने बेटे की मंगनी कर देते हैं, जब इसकी जॉब पक्की हो जाएगी तब हम इसकी शादी भी कर देंगे। ये सुनकर मेरे शौहर ने फौरन मुझसे इत्तेफाक किया। वैसे भी घर के सारे फैसले मैं ही करती थी। मेरे शौहर ने कभी किसी फैसले पर एतराज नहीं किया। यही वजह थी कि मैंने बेटे की मंगनी का फैसला करते ही इसके लिए लड़की तलाश करना शुरू कर दी। चूंकि मेरे खानदान में लड़कियां इतनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपने बेटे के लिए लड़की बाहर से लेकर आऊंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये फैसला मुझे बहुत महंगा पड़ने वाला था, क्योंकि मुझे जो लड़की अपने बेटे के लिए पसंद आई वो बहुत कम उम्र और खूबसूरत थी। मगर इसके वालिदैन ने कह दिया कि हम अपनी बेटी की मंगनी करने के बजाय शादी करेंगे। ये सुनकर मैं शशद रह गई कि आखिर ये क्या बात हुई। इनकी बेटी अभी कम उम्र थी, भला इनको क्या मसला था, मगर वो लोग तो इस बात पर अड़ गए कि हम मंगनी की बजाय शादी करेंगे। ये देखकर तो मैं फंस गई, क्योंकि मुझे यही लड़की पसंद थी, मगर अब मसला ये था कि मुझे अपने बेटे की मंगनी करनी थी, मगर ये लोग शादी करना नहीं चाह रहे थे। मुझे लड़की बहुत पसंद आई थी, इसलिए मैंने इसकी खातिर अपना फैसला तब्दील कर दिया और अपने बेटे की शादी का सोच लिया। वैसे भी तो मैं फैसले कम ही तब्दील करती थी, मगर इस लड़की में ऐसा कुछ था जिसने मुझे अपना फैसला तब्दील करने पर मजबूर कर दिया। मैंने सोचा कि आज भी शादी करनी है और 4 साल बाद भी, इसलिए अभी बेटे की शादी कर देती हूँ। लिहाजा मैंने लड़की वालों को हाँ कर दी और खुद भी शादी के इंतजामात करने लगी। लेकिन कुछ ऐसा था जो मुझे खटक रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि लड़की वाले इतनी जल्दी शादी क्यों कर रहे थे। कहीं इनकी बेटी में कोई ऐब तो नहीं था। मैंने कई बार लड़की से बात की और इसे अपने साथ बाजार भी ले गई, मगर मुझे लड़की में बज़ाहिर ऐसी कोई बात नजर नहीं आई जो मुझे चौंका देती। इसलिए मैंने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया और शादी की तैयारियां शुरू कर दी। जिस दिन मेरी बहू हिरा घर आई, सब लोग देखते रह गए, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। सब लोग मेरी बहू की तारीफ करने लगे और मेरी पसंद को दाद दी कि मैं ऐसी हीरा लड़की तलाश करके लाई थी। मैं भी कई दिनों तक इतराती इतराती फिर रही थी कि मैंने अपने बेटे के लिए इतनी अच्छी लड़की तलाश की थी। मेरी बहू ना सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि वो बहुत सुघड़ भी थी, क्योंकि इसने आते ही सारे घर की जिम्मेदारी उठा ली और मुझे तो कोई काम न करने दिया। मेरी दोनों बेटियां छोटी थी, इसलिए वो सुबह सवेरे अपने बाप के साथ स्कूल चली जाती थी, जबकि मेरा बेटा भी अपने जॉब पर चला जाता था। इन सब के जाते मैं और मेरी बहू घर में रह जाते थे। मैं बहुत बातूनी थी, मगर मेरी बहू बहुत कम गो थी। वो घर के काम करके अपने कमरे में चली जाती थी, जबकि मैं पीछे अकेली रह जाती थी। ऐसे में बार बार इसके कमरे में जाती थी ताकि हम सास बहू आपस में बातचीत कर लें, मगर मेरी बहू तो चुपचाप बैठी रहती थी। मगर मैं जो ही कमरे से बाहर निकलती थी, मुझे यूं महसूस होता था जैसे वो किसी से मोबाइल पर बात शुरू कर देती थी। ये देखकर मैं सोच में पड़ जाती थी कि मेरी बहू आखिर ये किसके साथ इतनी लंबी बातचीत करती थी। मुझे अपनी बहू पर शक होने लगा। एक दिन अपने बेटे को अपने कमरे में बुलाकर भी पूछ लिया, बेटा तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ भी कोई बात करती है या बिल्कुल चुप रहती है। ये बात सुनकर वो मुस्कुरा दिया और कहने लगा, नहीं अम्मी जान, हीरा मेरे साथ तो बहुत बातें करती है, बल्कि मेरा तो सर खा जाती है। ये कहकर वो हंसने लगा। मेरा दिल खुश हो गया, लेकिन सच तो ये था कि मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा था। इसलिए जब रात को मेरी बहू और बेटा अपने कमरे में थे, तब मैंने चुपके से इनकी खिड़की से झांका तो मैंने अपनी बहू और बेटे को हंस हंस कर बातें करते देखा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी वही कमगो बहू थी जो मुझसे ज्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन ये देखकर मुझे बहुत इत्मीनान हुआ।
इसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी बहू कमरे में किसी से मोबाइल पर घंटों बातें करती रहती थी और मेरे जाते कॉल काट देती थी। मगर अब मैंने इस बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मैंने सोचा कि यकीनन बहू अपने मेके वालों से बातें करती होगी। वैसे भी मेरी बहू अपने मेके में बहुत कम जाती थी और इसका शौहर भी इससे बहुत खुश था, इसलिए मैंने अपने दिल से शक को निकाल दिया। मेरी बहू को आए हुए कुछ हफ्ते हुए थे, बड़ी ईद सर पर आ गई थी और मुझे कुर्बानी की फिक्र पड़ गई थी, क्योंकि मेरा शौहर तो बकरा खरीद कर बेफिक्र हो जाता था, इसलिए बाकी के काम मुझे करने पड़ते थे। इस मर्तबा मेरी बहू भी हमारे साथ थी, इसलिए मैंने सोचा कि 2 बकरों की कुर्बानी कर देती हूँ, क्योंकि खैर से मेरा बेटा भी कमाने लगा था, इसलिए मैंने अपने शौहर को ये बात पहले बता दी थी। वो ईद से कुछ दिन पहले ही बकरे ले आया और यूं मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई। बहू के आने का ये फायदा हुआ था कि मुझे किचन की जिम्मेदारी से छुटकारा मिल गया था। मेरी बहू खुद ही सारा काम कर लेती थी, इसलिए मैं बकरों की देखभाल करने लगी, क्योंकि कुर्बानी में कम दिन रह गए थे। मैंने बहू को पहले ही खाने पीने के बारे में बता दिया था कि हम कौन से दिन कौन सी डिशेस खाते हैं, इसलिए मेरी बहू ने मुझसे सब कुछ सीख लिया। इसके साथ साथ मैंने बहू से ये भी कह दिया था कि मैं इन सासों में से नहीं हूँ जो अपनी बहू के आने के बाद इसकी नहीं चलने देती, बल्कि अपने घर को अपनी मर्जी से चलाती हैं। मैं उन सासों में से नहीं हूँ जिसलिए जब भी तुम्हारे दिल में कोई भी गोश्त की डिश बनाने को चाहे तुम बनाकर खा सकती हो, बल्कि अगर तुम किसी के घर गोश्त भेजना चाहो तो तुम मुझसे पूछे बिना भेज सकती हो। ये सुनकर मेरी बहू ने कहा, ठीक है अम्मी जी। अगरचे मैं इसके मुंह से कुछ और भी सुनना चाह रही थी, मगर वो तो ये कहकर अपने कमरे में चली गई। मैं भी अपने कामों में मसरूफ हो गई। ईद की सुबह हुई तो मैंने बहू को जल्दी उठा दिया ताकि वो जल्दी से घर को साफ सुथरा कर ले, क्योंकि आज तो घर में बहुत सारे लोगों ने आना था। मेरी बहू ने भी झटपट सारा घर साफ कर लिया और अपने कमरे में चली गई, जबकि मैं और मेरा शौहर कुर्बानी करने में मसरूफ हो गए। मैंने कसाई से अपने सामने गोश्त बनवाया और फिर बेटे से कहकर इसे किचन में रखवा दिया। मेरे शौहर ने कहा कि अब तो हमारी बहू घर आ गई है, इसलिए गोश्त की तकसीम पर इसे बिठा दो ताकि वो ये ना समझे कि हम इसे गैर समझते हैं। मेरे शौहर ने पहली बार कोई मशवरा दिया था, इसलिए मैंने इनकी बात से इत्तफाक करते हुए अपनी बहू को किचन में बुला लिया। वो किचन में आई तो मैं इसे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वो तो साड़ी पहने खूब तैयार खड़ी थी। मैंने इसे यूं सजा संवरा देखा तो इससे पूछ लिया, खैर है बेटा, तुम कहीं जा रही हो? मुझे लगा कि शायद वो अपने शौहर के साथ मेके जाना चाह रही हो, मगर मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, नहीं अम्मी जी, मैं तो कहीं नहीं जा रही। ये सुनकर मैंने इसकी तैयारी को फिर से देखा, क्योंकि वो तो सर से पैर तक तैयार खड़ी थी, जबकि मैं तो अभी तक इसी रात वाले लिबास में थी। हमारे यहाँ तो ये रिवाज था कि मैं गोश्त तकसीम करने के बाद खाना बनाकर फिर तैयार होने जाती थी, क्योंकि हमारे घर मेहमान शाम को ही आते थे। हैरान ने मेरी हैरानगी देखी तो मुस्कुराते हुए कहने लगी, अम्मी जी, मैं अभी तैयार नहीं होना चाहती थी, मगर आपका बेटा जिद करने लगा कि जल्दी से तैयार हो जाओ। ये साड़ी वो कल मेरे लिए लाया था, इसलिए मैंने आज उसकी फरमाइश पर पहन ली। ये सुनकर मैं भी मुस्कुराने लगी। चलो, बहू ने मेरे बेटे को तो खुश रखा हुआ था। खैर, इन्हीं बातों के दौरान मैंने इससे पूछ लिया कि मैं और तुम्हारा ससुर चाहते हैं कि इस मर्तबा तुम गोश्त तकसीम करो, क्या तुम्हें ये काम करना आता है? ये सुनकर वो कहने लगी, अम्मी जी, मुझे ये काम आता है, आप बस देखती जाएं, मैं बस 2 मिनट में ये काम कर लेती हूँ। इसने कहकर वो गोश्त की तरफ बढ़ी और मैंने फौरन से कहा, इस साड़ी के साथ तुम ये काम कर लोगी? मेरे पूछने पर वो कहने लगी, हाँ अम्मी जी, आप बेफिक्र हो जाएं। इसकी ये बात सुनकर मैं इसे देखने लगी। मुझे लगा कि वो साड़ी के साथ ये काम इतनी जिम्मेदारी के साथ नहीं कर पाएगी, मगर जब मैंने देखा कि मेरी बहू बड़ी जिम्मेदारी से गोश्त की तकसीम करने लगी तो मैं बाहर आ गई। मैं अंदर आकर अपनी बेटियों को देखने लगी जो अब तक तैयार नहीं हुई थी। मैंने इनके कमरे में आकर इन्हें डांट दिया और कहा, तुम्हारी भाभी कब की तैयार हो चुकी हैं और तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुई। मुझे गुस्से में देखकर वो फौरन बाथरूम की तरफ भागी। जबकि मैं बाहर निकली तो मेरे शौहर ने मुझे अपने पास बुला लिया और कहने लगे, तुमने मेरी बेटियों को तैयार ना होने पर डांट दिया, मगर तुम खुद अभी तक तैयार नहीं हुई। ये कहकर इसने मुझे प्यार से देखा और मैं मुस्कुरा दी। अरे भाई, वो तो जवान है, जबकि मैं तो बूढ़ी हूँ, मुझे कौन देखने वाला है? ये कहकर मैंने अपने शौहर की तरफ देखा। वो कहने लगे, अरे भाई, अभी तुम्हारा शौहर जिंदा है, तुमने खुद को अभी से बेवा समझना शुरू कर दिया है। इसने ये बात मजाक में कही थी, मगर मैंने इसके होंठों पर हाथ रख दिया और दहल कर कहा, अल्लाह ना करे, अल्लाह मुझे सुहागन रखे। ये सुनकर मेरा शौहर हंसने लगा और मुझसे चाय की फरमाइश कर दी। इसी वक्त मुझे ख्याल आया कि बहू बेचारी अकेली किचन में काम कर रही है, मैं भी वहीं चली जाती हूँ, चाय के साथ साथ मैं इसकी मदद भी कर दूंगी। ये सोचकर मैंने अपने कदम किचन की तरफ बढ़ा दिए, मगर अभी मैं किचन के दरवाजे तक पहुंची थी कि मेरी नजरों ने ऐसा मंजर देखा जिसे देखकर मेरे कदम रुक गए। मैंने देखा कि मेरी बहू ने गोश्त तकसीम करते हुए गोश्त में से बकरे का दिल निकालकर एक शॉपर में डालकर अपनी साड़ी में छुपा दिया।
ये देखकर मैं चौंक गई, ये मेरी बहू क्या कर रही थी। ये सोचकर मेरी रूह लर्ज गई। आखिर इसे बकरे के दिल की क्या जरूरत पड़ गई? अगर ये इसे पसंद था तो छुपाने की क्या जरूरत थी? ऐसे कई सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगे और मुझे तो अपने शौहर की चाय तक भूल गई। मैंने सोचा कि अंदर जाकर इससे पूछ लूं कि इसने बकरे का दिल क्यों छुपा लिया था और वो इससे क्या करने वाली थी। मगर फिर मैंने सोचा कि मुझे इससे पूछने की बजाय ये देखना चाहिए कि वो इसका क्या करने वाली है। इसलिए मैं उल्टे कदमों वापस चली गई। मैं छुपकर अपनी बहू के निकलने का इंतजार करने लगी। मैं इसे मौका देना चाहती थी ताकि वो खुलकर सब कुछ कर सके और मैं इसे देख लूं। मैं सारी हकीकत जानना चाहती थी, इसलिए मैं छुप कर देखने लगी। कुछ देर बाद जब हम सब घर वाले अपने कमरों में चले गए और मेरी बहू को ये इत्मीनान हो गया कि मैं इसे नहीं देख रही, तो मेरी बहू चुपके से सीढ़ियां चढ़कर छत पर चली गई। मुझे तजस्सुस हुआ कि आखिर मेरी बहू बकरे के दिल के साथ क्या करने जा रही थी, लिहाजा मैं भी इसके पीछे चल पड़ी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर मेरी बहू ये सब क्यों कर रही थी और इसके पीछे इसका क्या मकसद था। लिहाजा मैं इसके ताक़ुब में चल पड़ी। वो सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंच गई और मैं भी जो ही हाँफती कांपती छत पर पहुंची, मैंने देखा कि मेरी बहू ने गोश्त का शॉपर अपनी साड़ी के अंदर से निकाला और फिर छत से नीचे झांक कर देखा। हमारे घर की छत नहीं थी, दुकानें थी जहाँ बहुत रश होता था। पता नहीं मेरी बहू ने नीचे क्यों झांका था। अब मैं सीढ़ियों पर छुपी यही देख रही थी कि मेरी बहू छत पर कुछ तलाश करने लगी। वो इधर उधर देख रही थी और मैं पास ही खड़ी ये सोच रही थी कि आखिर मेरी बहू को यहाँ किस चीज की तलाश थी। अचानक मेरी बहू की तलाश खत्म हुई और मैंने देखा कि इसने कुछ दूर दीवार के पास एक मोटा पत्थर उठाया था और इस हाथ में पकड़कर देखने लगी। ऐसे करते हुए इसने पीछे मुड़कर देखा तो मैं डर के मारे उछल पड़ी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि मेरी बहू ने मुझे देख लिया था और ये पत्थर इसने मुझे मारने के लिए उठाया हो। ये सोचकर मैं कांपने लगी। कहीं मेरी बहू ने अपने सास को ऐसे ही मार दिया था कि कहीं मेरी बहू भी मुझे यहाँ मारने के लिए तो नहीं आई थी। मैं घबरा कर पलटी। इसी वक्त मेरी बहू ने गोश्त के शॉपर के साथ एक मोटा पत्थर बांध दिया और ये देखकर तो मैं घबरा कर नीचे हुई, क्योंकि इसने वो शॉपर घुमाकर मेरी तरफ फेंका और फिर वो शॉपर छत से नीचे जा गिरा। अपनी जान बचती देखकर मैं जल्दी से छत के किनारे पर आकर ठहर गई, जहां से मैंने देखा कि नीचे खड़ा लड़का वो शॉपर उठाकर भाग गया। मेरी बहू जो ही पलटी मुझे साथ देकर घबरा गई। हीरा, ये सब क्या था? मैंने बहू से पूछा। मेरे सवाल के जवाब में वो कहने लगी, अम्मी जी, दरअसल मेरी एक बहन थी। हमने इसकी मंगनी जबरदस्ती कर दी थी, मगर वो किसी और को पसंद करती थी और इससे शादी करना चाहती थी। मगर मेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए नहीं माने, लिहाजा मेरी बहन ने भागकर शादी कर ली और मेरे मेके वालों ने इससे अपना रिश्ता तोड़ दिया और कभी इससे नहीं मिले। इसलिए तो मेरे घर वाले मेरी मंगनी के बजाय शादी कर देना चाहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं भी ऐसा कदम उठा लूं। लेकिन वो मेरी बहन थी, इसलिए मेरा इससे राब्ता था। शादी के बाद इसका शौहर बीमार हो गया। वो बेचारी आजकल बहुत मुश्किल हालात से गुजर रही थी, इसलिए इन्होंने कुर्बानी नहीं की थी। इसने बात मुझे कॉल करके बताई थी, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया और मैंने आपसे छुपकर अपनी बहन को कुर्बानी का गोश्त इस तरीके से भिजवा दिया कि वो लड़का जो गोश्त लेकर भाग गया वो मेरी बहन का बेटा था। ये कहकर हीरा ने अपना सर झुका लिया, जिसे मैंने इसकी गलती माफ नहीं करूंगी। मगर हकीकत खुलने पर मैंने इसे दिल से माफ कर दिया। मैंने इससे कहा कि तुम्हें ये बात मुझे बता देनी चाहिए थी, और फिर अपनी बहू और बेटे से कहा कि तुम लोग भी अभी इसकी बहन के घर जाओ और इसकी बहन के घर गोश्त और पैसे देकर आओ, क्योंकि कुर्बानी के असल हकदार तो हमारे गरीब रिश्तेदार हैं। मैंने अपनी बहू से कहा कि मैं जल्द इस सिलसिले में तुम्हारे घर वालों से भी बात करूंगी, ताकि वो भी तुम्हारी बहन की गलती माफ कर दें।